एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है और इसे अक्सर आज लोग बहुत याद कर रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि आज केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रमुख पदों पर जो देश चलाते हैं, एक एक पोस्ट करके लेटरल एंट्री के जरिए जो विज्ञापन निकाला था उसे वापस लेने के लिए चिट्ठी लिख दी है। सरकार ने यूपीएससी से कहा है कि वो लेटरल एंट्री के इस विज्ञापन को वापस ले ले। ये गई यू टर्न वाली सरकार। लगता है प्रधानमंत्री जी की अपनी तपस्या में कोई बहुत गंभीर कमी अब होती जा रही। लगता है मन से तपस्या 2024 के बाद नहीं कर पा रहे। क्या वजह है कि लेटरल एंट्री के इस विज्ञापन को वापस लेना पड़ा? लेटरल एंट्री पर अगर इस विज्ञापन को वापस लिया गया है तो पिछली नियुक्तियों का जवाब कौन देगा? और सिंगल कैडर बोल करके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार का हनन करने वाली बीजेपी अब जो कृषि वैज्ञानिकों से लेकर के तमाम और पद हैं, सिंगल कैडर बना के वो उसमें घोषित कर दिया है कि सारे पद अनारक्षित हैं। उन पदों के विज्ञापन पर क्या करेगी? और क्या आरएसएस के कब्जे में जो पूरा देश दे देने पर बीजेपी आमादा है? क्योंकि लेटरल एंट्री पर सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा था कि इसमें आरएसएस का कैडर बहुत बड़ी पोजीशन पर आएगा। तो क्या आरएसएस और बीजेपी में अब कुछ ठन रही है कि उन्होंने आरएसएस के आने वाले इस गलियारे को थोड़ा कुछ देर के लिए बंद कर दिया? आज की वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मैं लेकर आया हूं अपना विश्लेषण का शो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो फिलहाल सूचना ये है और देश की बड़ी सूचना ये है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो डीओपीटी को भी देखते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है श्रीमती प्रीति सुदान जी के नाम। उन्होंने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय डीओपीटी जो है उसके प्रमुख की बहैसियत एक चिट्ठी लिख करके कहा है कि लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग ने जो 7 अगस्त को जारी किया था उसको वापस ले लिया जाए। चिट्ठी में वो लिखते हैं कि ये लेटरल एंट्री आई है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के रिकमेंडेशन पर जो 2005 में बनी थी, जिसके चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली थे। उनका रिकमेंडेशन था कि 6 पे कमीशन जो 2013 में आया था, उस पे कमीशन के साथ लेटरल एंट्री का रास्ता खोला गया था। दोनों एक साथ आए लेटरल एंट्री के साथ और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार इस चीज को खुद ही लेकर के आई हुई थी, यानी वो अपना मंशा बताते जा रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा वापस ले लिया जाए। चिट्ठी में लिखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टुवर्ड्स सोशल जस्टिस is upheld so that deserving candidates from marginalized communities get their rightful representation in the government services। यही बात हमारे जैसे लोग पिछले कई सालों से चीख करके, तथ्य पे तथ्य रख करके, आंकड़ों के साथ सबूत दे करके इस देश की सरकार को लगातार ये समझाते रहे कि आप एक तो सरकारी नौकरियों को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, इसके जरिए आरक्षण खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ आपने बैकडोर एंट्री यानी पीछे से ये जो एंट्री की बात की, दूसरी तरफ से लेटरल एंट्री के जरिए जब नियुक्तियां होंगी तो क्या उन नियुक्तियों के जरिए
संवैधानिक आरक्षण प्रक्रिया का पालन हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा। एक तरफ सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार में ही तो आरक्षण मिला एससी एसटी ओबीसी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें और इसी बात पर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे पर हारी है कि वो संविधान को भीतर से खत्म कर रही है। उस समय भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये फेक प्रोपोगेंडा है कि संविधान को खत्म किया जा रहा था। बहुत सारे लोग इस बात को मान नहीं रहे थे कि संविधान कैसे खत्म किया जा रहा है। लेटरल एंट्री उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे संविधान को भीतर भीतर कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश की 90% वंचित शोषित आबादी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देकर के प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी देने का बात किया ताकि देश चलाने में ये लोग शामिल रहें। ये केवल जनगणना रजिस्टर में दर्ज किए गए आंकड़े मात्र बनकर के न रह जाएं। ऐसे वक्त में यह बात देखना दिलचस्प है कि अगर बाबा साहब के संविधान ने आरक्षण दिया, वो सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियों में दिया, सरकारी तंत्र में दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कार्यकाल से लेकर के अब तक लगातार सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर रहे हैं। तो क्या ये आरक्षण को खत्म करना नहीं है? लेटरल एंट्री उसका सबसे खतरनाक उदाहरण बनकर के सामने आया और यू टर्न लेना पड़ा। 56 इंच की सरकार, एक अकेला सब पर भारी। और यही बात 2024 में मुद्दा बन गई विपक्ष के जरिए कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के लिए 400 सीटों को मांग रही। और ये बात विपक्ष ने ही अकेले नहीं कहा, ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके लोगों ने कहा था। और 24 के चुनाव में अकेले बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। कल्पना करके देखिए कि एक बिल जिसे सरकार संसद में ले आ रही है 2024 के बाद, मतलब अभी इस कार्यकाल में, और विपक्ष उसका विरोध करता है तो सरकार उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे देती है, यानी जेपीसी को। इसका मतलब ये होता है कि एक कमेटी जिसमें सभी दलों के लोग रहेंगे, वो पहले इस पर विचार करेगा, अपना निर्णय देखेगा, तथ्य तर्क की जांच पड़ताल करेगा और तब सरकार से अपने सुझाव के साथ कहेगा इसमें संशोधन करके इस तरीके से ले आइए ताकि जनता के हक में ये न्यायप्रिय फैसला बने। पिछले 10 साल में, यानी पिछले दोनों कार्यकाल में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, ऐसे एक भी बिल उन्होंने जेपीसी को नहीं भेजा। लोग भूल गए थे कि जेपीसी भी कुछ होता है। किसानों का बिल आया, पूरे संसद को तानाशाही रवैये से अख्तियार करके पास करा दिया, श्रमिकों का कानून पास करा दिया, नई शिक्षा नीति बिना बहस के पास करा दी, क्रिमिनल लॉ चेंज कर दिए। क्या नहीं किया? और इस बार यूटर्न ऐसा कि किसानों के आंदोलन के बाद ये तो कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कमी आ गई थी इसलिए किसानों का बिल वापस रहे, आंदोलन के बाद। और इस बार जेपीसी को वो बिल दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो ले आ रहे थे यूट्यूबर्स को कंट्रोल करने के लिए कि सब कुछ अब सरकारी नियंत्रण में हो जाए और सरकार जैसा चाहे यूट्यूबर वैसा काम करे। इस बिल को भी रोका और इस बार के सत्र में नहीं ले आई बीजेपी, जबकि वो लिस्टेड था। और अब लेटरल एंट्री का फैसला आया क्योंकि इस लेटरल एंट्री के फैसले से बीजेपी का संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी चरित्र सामने जग जाहिर हो गया था। 45 विज्ञापन आए थे, 45, और 45 के 45 विज्ञापन अनरिजर्व थे। उसमें एससी एसटी ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिला था। और ये पहला विज्ञापन नहीं, अब इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। 2018 से शुरू किया लेटरल एंट्री मोदी सरकार ने, और उस पहली बार में 9 लोगों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। लगभग 3000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लगभग 9000 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। और नीति आयोग ने इसका सुझाव दिया कि लेटरल एंट्री करिए, विशेषज्ञ लोगों को ले आइए और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाइए। पहले की सरकार इस तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक नहीं देती थी,
और इसमें शर्त लगी हुई है कि लेटरल एंट्री से जो आएगा वो निजी क्षेत्र का ही होगा, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं आएगा। और तर्क ये दिया जा रहा था कि भाई विशेषज्ञ लोग चाहिए ताकि सरकार चलाने में फायदा हो। क्या सरकार के किसी भी सेक्टर में कोई विशेषज्ञ नहीं बना? कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार नहीं चला रही? क्या बिना विशेषज्ञ लोगों से देश चल रहा है? और प्राइवेट सेक्टर में ही सारी काबिलियत बची हुई है, फिर सरकार रिक्रूटमेंट कैसे करती है? और अगर कोई 30 साल तक कोई नौकरी करता है, एसडीएम सीडीओ से लेकर के जो आईएएस बनता है, यूपीएससी की परीक्षा देता है, प्री मेंस इंटरव्यू, इतना दिन रात मेहनत, उसके बाद वो नौकरी पाता है तो सीडीओ से ज्वाइनिंग होती है, एसडीएम की ट्रेनिंग होती है, सालों साल ट्रेनिंग चलती है। और फिर सालों साल वो जनता का काम करते हैं, सरकारी तंत्र को समझते हैं, देश कैसे चलता है ये समझते हैं। और 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाता है तब कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। और लेटरल एंट्री के जरिए सीधे प्राइवेट सेक्टर से अपने मन पसंद के आदमी को ले आओ और उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दो। ऐसा इस सरकार ने पिछले बार कई बार किया है। और अब तक यही जितेंद्र सिंह, इन्होंने सरकारी जवाब में यह बताया कि अब तक 60 से ज्यादा लोग लेटरल एंट्री से आ चुके हैं। ये सरकार कभी इसका मानी नहीं। इस बार सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया, विज्ञापन वापस हो गया है। और अब सरकार ये जवाब दे कि ये जो 60 से ज्यादा लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी लेटरल एंट्री से बना दिए गए, इसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है ना, कबूल कर लो आप। ये है सामाजिक न्याय की हत्या, ये है भारत के संविधान को कमजोर करना। अगर आप जहां आरक्षण नहीं दे रहे, इसका मतलब वहां एससी एसटी ओबीसी आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब वो पूरी प्रक्रिया कितनी भेदभावकारी है। उस प्रक्रिया में बैठे लोग एससी एसटी ओबीसी नहीं है। और इससे यह भी साबित होता है कि जहां आरक्षण नहीं होगा वहां एससी एसटी ओबीसी को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां मौका देने वाले ताकतवर पदों पर मुट्ठी भर लोग काबिज हैं। इस लेटरल एंट्री के फैसले पर सरकार यह भी जवाब दे कि जितने लोग लेटरल एंट्री से चुन करके आए, उन्होंने कौन सी ऐसी विशेषज्ञता जाहिर की, उसका रिव्यू तो सरकार करेगी और जनता को बताएगी कि देखो लेटरल एंट्री के बैकडोर एंट्री से हम जब ये विशेषज्ञ लोगों को ले आए तो सरकार के कामकाज में इतना अप्रत्याशित बदलाव आ गया। ये क्रांतिकारी काम हो गया इस मंत्रालय में। जरा जवाब दे सरकार, तब ना इस स्कीम को आगे बढ़ाओगे आप। क्योंकि उस लेटरल एंट्री से आने वाले लोगों पर कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार उनको कुछ पूछ नहीं सकती। वो प्राइवेट सेक्टर से आएंगे 3 साल, और अगर एक्सटेंशन मिल गया तो 2 साल और 5 साल नीतियां बनाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बने रहेंगे। जो 30 साल से ऊपर जाता वहां सीधे वो पहुंच गए और फिर नीतियां बनाकर चले जाएंगे। और इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सारे आरएसएस के लोगों को देश चलाने के लिए भेजा जा रहा है। तो सरकार जरा जवाब दे कि 60 से ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए, उन्होंने कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस दिया, जरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर देश को बताए। और इसलिए ये बताए कि क्योंकि उसमें आरक्षण की हत्या की गई, एक भी एससी ओबीसी नहीं। और ये है 2024 के बाद का भारत। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, और समाजवादी पार्टी ने तो घोषणा कर दी थी कि 2 अक्टूबर से पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लेटरल एंट्री के विरोध में जन आंदोलन खड़ा कर देगी। बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया, तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, और विपक्ष के विरोध के दबाव में एक अकेला जो सब पर भारी था वो यू टर्न ले लिया और लेटरल एंट्री का फैसला वापस कर दिया गया। तो क्या आरक्षण के बिना अब इस देश में कोई भी इस तरह का कानून चलेगा नहीं? इस नए विमर्श को मैं आपसे साझा कर रहा हूं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और आरक्षण उसमें तबाह कर दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहता रहा कि ओबीसी को 3.86% आरक्षण मिलना चाहिए था, 27% और 3.86% मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी, वो कहती रही कि घोटाला हुआ ही नहीं आरक्षण का। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जब रद्द किया तब जाके कोर्ट के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार मानी। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। तो भारतीय जनता पार्टी लेटरल एंट्री के जरिए क्या आरक्षण को तबाह कर देना चाहती थी? और इसलिए क्या अब आरक्षण का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा, सोशल जस्टिस का मुद्दा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया? लेटरल एंट्री ने इस देश को यह पैगाम दिया है। अब मेरा एक सवाल, क्या आरक्षण का इस तरह से अवहेलना करने वालों पर कोई कार्रवाई होती है? कोई सजा का प्रावधान है?
कि अगर आप संविधान विरोधी कोई फैसला लेते हैं, आप संविधान को बदल देने की कोई बात करते हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हो, चाहे लेटरल एंट्री में हो, किसी अधिकारी ने जब यह फैसला लिया या किसी समिति ने यह फैसला लिया, तो क्या वो जवाबदेह नहीं हो? क्या भारत के संविधान की आप धज्जियां उड़ा दें और आप पर कोई कार्रवाई ना हो, कोई सजा का प्रावधान ना हो? और इसका सबूत मैं देना चाहता हूं एक और भर्ती से, और ये भर्ती निकली है कृषि वैज्ञानिकों की। इस भर्ती पर क्या करेगी सरकार, जरा इसका जवाब दे। मैं आपके विज्ञापन साझा करना चाहता हूं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली से 7 अगस्त 2023 को एक विज्ञापन आया था। वैकेंसी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023, और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ASRB invited vacant applications for filling up 368 posts of principal scientist and senior scientist as mentioned below to be filled up the permanent basis in different location at ICAR Research Institute. नीचे उस विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच आइटम एंड ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड। कोई आरक्षण नहीं, कोई SC ST OBC को मौका नहीं। और इस कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के 80 पद और सीनियर साइंटिस्ट के 288 पदों पर नियुक्तियों के प्रोसेस चल रहा है। क्या ये सिंगल कैडर नहीं है? और इस सिंगल कैडर का कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं एक टेक्निकल पॉइंट फिर से आपसे साझा कर रहा हूं कि जब जितेंद्र सिंह ने ये लेटर लिखा तो ये बात कही उन्होंने, since these positions have been treated as specialized and designated as single cadre posts, there has been no provision for reservation in these appointments. This aspect needs to be reviewed and reformed in the context of Honorable Prime Minister's focus on ensuring social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for lateral entry recruitment issued on 17/8/2024. यानी 17 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है इसको वापस लीजिए, क्योंकि हम सिंगल कैडर के इस चरित्र का फिर से रिव्यू करेंगे जिसमें एक भी SC ST OBC को मौका ही नहीं मिल पाता है। आपको पता है इस देश में वाइस चांसलर सिंगल कैडर पोस्ट, प्रिंसिपल सिंगल कैडर पोस्ट, और बड़े बड़े पद जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, रजिस्ट्रार, प्रो वाइस चांसलर, और जो नीतियां बनाते हैं विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, किसकी नियुक्ति होगी, कैसे पूरा विश्वविद्यालय चलेगा, सारे सिंगल पोस्ट होते हैं। आज इसीलिए इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी SC ST OBC वाइस चांसलर नहीं होगा। और है तो सरकार बताए कि कौन अपवाद है, एक SC एक ST एक OBC है क्या? क्योंकि सिंगल कैडर से आपने आरक्षण को खत्म कर दिया, और लगातार आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी और आरक्षण विरोधी लोगों की साजिश, RSS की साजिश रही है। इसलिए यह दबाव अब काम कर रहा है कि लेटरल एंट्री को पीछे करने के पीछे एक मंशा, ध्यान से इस लेटर को पढ़ने की जरूरत है कि वो सिंगल कैडर पोस्ट के चरित्र को भी रिव्यू करेंगे। क्योंकि जब भी आप सिंगल कैडर रखेंगे तो रोस्टर में पहला पोस्ट अनरिजर्व, और इसलिए सारे पोस्ट अनरिजर्व। इसलिए लेटरल एंट्री में 45 लोगों का विज्ञापन आया, 45 अनरिजर्व। इसलिए वाइस चांसलर के पोस्ट सारे आरक्षण नहीं है, तो कोई SC ST OBC नहीं, प्रो वाइस चांसलर कोई SC ST OBC नहीं। अपवाद छोड़ दीजिए, 1-8% पर नहीं बात करते हम। इस देश में जितने भी सिंगल कैडर पोस्ट हैं, जो देश चलाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं देश चलाने में, SC ST OBC वहां नहीं है। और ये लेटरल एंट्री उनके आने के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता। प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है ना, इतने ही ओबीसी कृषि मंत्री, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर और कृषि अनुसंधान विभाग ने सिंगल कैडर से सारे SC ST OBC के पद को खत्म कर दिया। ऑल पोस्ट आर अनरिजर्व्ड। ये ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, ओबीसी कृषि मंत्री जवाब दें इसका। क्या लेटरल एंट्री की तरह ये ऐसी सारी वैकेंसियां वापस होंगी क्या? क्या नया नियम ये बनाया जाएगा कि अब कोई सिंगल पोस्ट नहीं होगा, इस देश के एक चरित्र के सारे पदों का रोस्टर बनेगा और 27% ओबीसी को
और 22.5% एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। देश चलाने में वो लोग रहेंगे। वो आपके केवल भ्रमित कराए हुए वोटर नहीं है। अब ओबीसी एससी एसटी जाग गए हैं और वो अपने अधिकार को मांग रहे हैं। और देखिए दबाव नरेंद्र मोदी जी, ये लेटरल एंट्री का फैसला आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि बहुजन समाज अब अपने हक और अधिकार को लेकर सजग है। आपने बहुत झूठ बोला उसको, अब आपस में उसको लड़वाते हैं रोज। ओबीसी को वर्गीकरण करके ओबीसी से लड़वा दो, एससी एसटी का वर्गीकरण करके एससी एसटी से लड़ा दो, और वर्गीकरण को आप करके जो पोस्ट नीचे बचेगी उसको खाली छोड़ दो, फिर अनरिजर्व से भर दो। इसलिए तो आप वर्गीकरण हर जगह चाहते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि लंबे समय से हम जैसे लोग इसके लिए आंदोलन करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, बहुत जोखिम उठाकर। देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। देश चलेगा तो जाति जनगणना कराकर चलेगा। जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदार। और अब समय रहते बीजेपी को यह बात समझ में आने लगी है, केवल आरएसएस के हाथों में सब कुछ लुटा देना ही देश चलाना नहीं है। केवल लेटरल एंट्री को ऐसा रास्ता बना दो कि आरएसएस के कैडर को लाकर भर दो, ये अब देश की जनता इतनी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और इसलिए आज यह बहुत अहम फैसला है और रिव्यू करेगा कि देश में बाबा साहब के संविधान की कितनी अहमियत। इसलिए यू टर्न के लिए देश की जनता को बधाई, उस जनता को बधाई जिसने संविधान बचाने के लिए वोट दिया और बीजेपी को इतना कमजोर कर दिया कि वो अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही ज्वाइंट सरकार जो बनाई, अपने फैसले को वापस लेना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ये खूबसूरती और मजबूत हो, इसके लिए जागते रहिए, इससे पहले कि जागने लायक है न बचे। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।